वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका अनलर्निंग पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे मेटलर्जी, जिसमें हम इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अनलर्निंग पाठशाला लगातार जेई मेंस और नीट के सवाल को डिस्कस कर रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे रखा है। मेटलर्जी का पार्ट 1 आज अपन डिस्कस करेंगे। चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर विद जिंक इम्प्योरिटी इज टू बी डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इलेक्ट्रोड। जब अपन इम्प्योर कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं, उसमें जिंक ऐसे इम्प्योरिटी होती है, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस में कौन कौन सी इलेक्ट्रोड किस चीज की बनी होती है। एनोड किसकी बनी होती है, कैथोड किसकी बनी होती है। अब एनोड जनरली इसमें क्या होती है, मोटी, और कैथोड क्या होती है, पतली। इसको हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। ये आपकी एनोड या आपकी कैथोड या आपकी बैटरी। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्टेड होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में ध्यान भी रखना है आपको, ऐसा कुछ होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जिसकी रिफाइनिंग कर रहे होते हैं, जिस मेटल की, उसी का इलेक्ट्रोलाइट लेना है। कॉपर की रिफाइनिंग हो रही ना यहाँ पे, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा, कॉपर का, इसका। और जो कि होता है एसिडिफाइड CuSO4। अब कॉपर के साथ साथ और भी इंप्योरिटी होती है, Zn, Ag, Au। तो क्या होता है, कॉपर से जो ज्यादा रिएक्टिव है Zn। अब कॉपर का तो आपको रिडक्शन कराना ही है, जिससे कि ये कैथोड पे डिपॉजिट हो सके। तो हम क्या करते हैं कि बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन इस तरीके से करते हैं कि कॉपर का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोलाइट में किस फॉर्म में चला जाएगा, कॉपर+2। तो एनोड कंपार्टमेंट में रिएक्शन किसकी हो जाती है, कॉपर की, वो Cu+2 में चल जाता है, +2 इलेक्ट्रॉन। अब यही कॉपर+2 का रिडक्शन हो जाता है कैथोड में, और वो बन जाता है कॉपर। इसका मतलब जितना Cu+2 आया सॉल्यूशन के अंदर, उतना वही Cu+2 वहां पे जाके कॉपर के फॉर्म में चिपक गया कैथोड पे जाके। अब सवाल उठता है कि Zn का क्या होगा। Zn भी आपका इससे ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में चल जाएगा। Zn+2 की कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ती रहेगी, लेकिन रिडक्शन आसान किसका है, Cu+2 का, ना कि Zn+2 का। इसलिए Cu+2 डिपॉजिट होता है, Zn डिपॉजिट नहीं होता। इसका मतलब कैथोड पे रिएक्शन Cu+2 की होगी, ना कि Zn+2 की। हालांकि Zn, इसमें Zn+2 में चल जाएगा, तो सॉल्यूशन में Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। दूसरा सवाल उठता है, AgAu का सर क्या होगा। AgAu का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि वो कॉपर के नीचे आते हैं। अपन ने इलेक्ट्रिसिटी इतनी दी नहीं है, तो ये एनोड मड के फॉर्म में Ag और Au क्या हो जाएंगे, नीचे जाके सेडिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एनोड मड, जिसमें Ag और Au चल जाते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें अपन इलेक्ट्रोलिसिस किसकी करते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस उसकी करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब इसमें प्योर एल्यूमिनियम तो बोला नहीं है, इसका मतलब जो भी एल्यूमिनियम मिल रहा है वो इम्प्योर होगा, हम ये मान के चलेंगे। और इम्प्योर एल्यूमिनियम किसकी इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है, एल्यूमिना अलोंग विथ मोल्टन क्रायोलाइट। मैक्सिमम बच्चे जल्दबाजी में ये गलती कर सकते हैं कि वो एल्यूमिना को टिक कर देंगे, बल्कि ऐसे नहीं करना है। एल्यूमिना जो कि होता है Al2O3 प्लस क्रायोलाइट Na3Al F6। क्रायोलाइट का काम ही यही होता है कि Al2O3 के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देना, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम हो, और कंडक्टिविटी को बढ़ा देना Al2O3 के।
क्वेश्चन नंबर 3 है मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय लीचिंग विद द साइनाइडिक प्रोसेस। साइनाइड के फॉर्म में लीचिंग किसकी करी जाती है, मतलब ये हाइड्रोमेटलर्जी किसकी करी जाती है। साइनाइडेशन प्रोसेस दो ही मेटल के लिए किया जाता है जो कि नेटिव होते हैं, एजी और एयू। उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा 2। इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। इसमें तो अपन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम के लिए करते हैं। कॉपर के लिए अपन बेसिमर कन्वर्टर स्मेल्टिंग यूज करते हैं। Na वापस से इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो लीचिंग प्रोसेस Ag और Au के लिए ही यूज होगा, वो भी साइनाइडेशन प्रोसेस। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which of the following ore is best concentrated by Froth flotation method? Froth flotation method सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है। तो इनमें से आपको देखना है कि सल्फाइड ओर कौन सा है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट मतलब क्या हो जाएगा Fe3O4। कैसिटेराइट SnO2 जिसको टिन स्टोन भी कहा जाता है। गैलीना PbS, मेलाचाइट CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। तो सिंपल है, तो आंसर उस हिसाब से क्या हो जाएगा 3। बस आपको और याद होने चाहिए। और याद करने का तरीका सबसे बेस्ट ही होता है कि आप सबसे पहले ऑक्साइड और रटो, फिर उसके बाद कार्बोनेट और, फिर उसके बाद सल्फाइड और, फिर उसके बाद आपके ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फाइड हो गया, और फिर आपके हैलाइड और। इन सब टाइप के ओर्स के कौन कौन से, किसके ऑक्साइड ओर के कितने होते हैं, इसकी गिनती कितनी होती है उसको याद रखो। मान लो 7 ऑक्साइड ओर है तो 7 ऑक्साइड ओर को अपनी रफ कॉपी में लिख दो, अपने आप चीजें याद हो जाएगी। ऐसे करके आपको ये सारे और सारे टाइप के और याद होने चाहिए, ठीक है। जिस बच्चे ने याद नहीं कराया वो याद कर लो, क्योंकि ये और वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं मेटलर्जी के। During the process of electro-refining of copper, some metal present as impurity settled as anode mud। अभी जस्ट प्रोसेस बताया था, तो उस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, जो उससे कम रिएक्टिव होंगे कॉपर से, Ag और Au। तो जिस मेटल की भी रिफाइनिंग होती है उससे जो कम रिएक्टिव मेटल होते हैं वो एनोड मड में जाते हैं। जैसे कॉपर से आपकी रिएक्टिविटी किसकी कम होगी, Ag और Au की, तो वो एनोड मड में जाएंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ Cu2O Cu2S विल गिव। Cu2 और Cu2S के मिक्सचर को हीट करने पे क्या मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रोसेस साफ दिख रहा है कि कौन सा प्रोसेस है, सेल्फ रिडक्शन। सिर्फ आपको हीटिंग करनी है, आपको कुछ नहीं करना। Cu2O और Cu2S अपने आप आपस में रिएक्ट कर देंगे और Cu प्लस SO2 मिल जाएगा। इस तरीके की जो सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस होता है कॉपर का, वो किस में होता है वो आपको ध्यान होना चाहिए, बेसिमर कन्वर्टर। बेसिमर कन्वर्टर जिसमें रॉ मटेरियल क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है कभी भी, तो आपको याद होना चाहिए कॉपर मेट। और कॉपर मेट किसका बना होता है, Cu2S प्लस FeS। FeS इसमें बहुत ही लिटिल अमाउंट होता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल आपको पता होना चाहिए, बेसिमर कन्वर्टर में ये होता है। और बाकी सेल्फ रिडक्शन से आप कॉपर को ले सकते हो। और बाकी एक और चीज होती है Cu2O का रिडक्शन, जो कि स्मेल्टिंग में होता ही है, और स्मेल्टिंग ही होती है। बेसिमर कन्वर्टर में असल में होती क्या है, स्मेल्टिंग ही होती है। रोस्टिंग की बात करी जाती है, स्मेल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। Which of the following factor is of no significance for roasting sulfide ore to the oxide and not subjecting sulfide ore to the carbon reduction only? ऐसी क्या फैक्टर है जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जो कि ये बता सके कि सल्फाइड ओर का कार्बन रिडक्शन अपन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में एक लाइन बहुत दे रखी है आराम से कि सल्फाइड ओर कैन नॉट बी reduce by carbon, therefore
दे आर कन्वर्टेड इनटू मेटेलिक ऑक्साइड। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपका MO जो कि मेटल ऑक्साइड है वो बनाएगा M और CO2, इसमें जो डेल्टा G होती है वो क्या होती है? नेगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस। ठीक है। और जब MS या सल्फाइड और अपन यूज करते हैं कार्बन के साथ डायरेक्ट, तो M + CH2, इसमें जो होती है ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, इसलिए ये लाइन आपकी NCERT में लिखी हुई है। तो उस हिसाब से ऑप्शन देखते रहते हैं। CO2 इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन CH2। ऑब्वियस सी बात है, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होगा तभी तो डेल्टा G क्या आ रही है? नेगेटिव। लेकिन अपन को नो पूछा है, इसका तो सिग्निफिकेंस है ना, ये चीज आसानी से बता रहा है ना इस चीज को, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। हमको ऐसा आंसर ढूंढना है जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मेटलिक सल्फाइड आर लेस स्टेबल देन कॉरस्पॉन्डिंग मेटलिक ऑक्साइड। मेटलिक सल्फाइड आर लेस स्टेबल नहीं, मोर स्टेबल है, तभी तो कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा है मेटल को। इसका मतलब ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत है, इसको तो देखना ही नहीं है। तो ये क्या है? स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये तो सिग्निफिकेंस इसका कोई मतलब नहीं है, फालतू कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। CO2 इज मोर वॉलेटाइल देन CH2। लॉजिक दिख रहा है इसमें? कोई हाथ पांव दिख रहे हैं इसके कोई कि CO2 ज्यादा वॉलेटाइल है CH2 से, इसलिए भैया सल्फाइड और का कार्बन रिडक्शन नहीं कर पाता है? कुछ भी है मतलब। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। हालांकि ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस चीज के साथ कि सल्फाइड और का कार्बन से के साथ रिडक्शन क्यों नहीं हो सकता। metal sulfides are thermodynamically more stable than CH2। मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है तभी तो इसकी डेल्टा G पॉजिटिव है, तो ये इसका थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है MS CH2 से। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन अपन को नो सिग्निफिकेंस पूछा है, तो ये स्टेटमेंट तो क्लैरिफाई कर रहा है ना हमारे इस स्टेटमेंट को। तो जो ये वाला स्टेटमेंट है उसको क्लैरिफाई 1 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 2 तो स्टेटमेंट ही गलत है, सोचना ही नहीं है। 3 वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस स्टेटमेंट के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Ti+2iO2 ये बना रहा है कोई गैसियस कंपाउंड, और फिर ये वापस से डिकम्पोज होके बना रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपर फेस रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं बेटा? वेपर फेस रिफाइनिंग, जिसमें आपके दो आते हैं। एक तो आता है मॉन्ड्स प्रोसेस, जो कि अपन Ni मेटल के लिए यूज करते हैं। इसको कैसे याद रखोगे? मन से। मन से मतलब कैसे? मॉन्ड्स प्रोसेस निकल। ठीक है। और वेपर फेज रिफाइनिंग का सेकंड मेथड जो कि होता है वेन आरेकल मेथड। इसके लिए जनरली अपन कौन कौन से मेटल प्योरीफाई करते हैं? टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, Bi। इसको ऐसे याद रखेंगे, वैन अंकल, जरा 3 हाफ बिरयानी लाना। तो इसमें सारे मेटल हो गए। ठीक है। तो वैन आरेकल मेथड से ये 4 मेटल प्योरीफाई किए जाते हैं, जिसमें वेपर फेस रिफाइनिंग में ये होता है हम कोई गैसियस कंपाउंड बनाते हैं हाई टेम्परेचर पे, और ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है। इससे क्या होता है कि कोई भी दूसरी इंप्योरिटी जो होगी वो I2 के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, बाकी Ti करेगा, और फिर वो डिकम्पोज होकर वापस से Ti बन जाएगा। ये वाला Ti जो होगा वो प्योर होगा, और ये वाला जो Ti होगा वो क्या होगा? इम्प्योर। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हैं, जब टाइटेनियम भी लेना था तो ये टाइटेनियम यहाँ पे क्यों लिया? ये टाइटेनियम बेटा इम्प्योर है, ये वाला प्योर है। जोन रिफाइनिंग जो कि किसके लिए की जाती है? SI, GE,
GA, जोर से गीत गा। ठीक है, तो जोन रिफाइनिंग इन 3 मेटल के लिए की जाती है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इस तरीके की रिएक्शन जोन रिफाइनिंग में नहीं होती है। क्यूपिलेशन में भी इस तरीके की रिएक्शन नहीं होती है। क्यूपिलेशन की रिफाइनिंग से अपन Ag लेते हैं। पोलिंग प्रोसेस से अपन क्या लेते हैं, एक तो Cu और Sn। ठीक है, ऐसे हो गया, और Pb। इससे ये 3 मेटल आप प्योरीफाई करते हो। इसमें भी कोई रिएक्शन इस तरीके की इन्वॉल्व नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वैन आरेकल। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्म ऑफ आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से बेटा क्या मिलता है, पिग आयरन। और पिग आयरन से अपन क्या बनाते हैं, 3 तरीके के आयरन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री। रॉट आयरन, कास्ट आयरन, और जिसके बर्तन बनाए जाते हैं स्टील। रॉट आयरन जो कि काफी ज्यादा प्योर होता है, इसमें कार्बन कंटेंट जो होता है वो काफी कम होता है, 0.25 से 2%। ठीक है, 0.25 से 2% नहीं, लेस देन 0.25% कार्बन होता है। 0.25 से 2% कार्बन स्टील में होता है, और 2 से 4% कार्बन कास्ट आयरन में होता है, और 2 से 5 या 6 तक आपका पिग आयरन में होता है। व्रॉट आयरन प्योर होता है, प्योर आयरन होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो कि आपको ध्यान भी रखना चाहिए 1500 केल्विन होता है। ठीक है, ये आपको पुडलिंग फर्नेस से मिलता है। ये आपको कास्टिंग या मोल्ड से मिलता है, जिसमें किया जाता है उसको बोलते हैं क्यूपेला। स्टील आपको प्राप्त होता है 4 तरीके के फर्नेस से प्राप्त कर सकते हो आप। बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस से, ओपन हर्थ फर्नेस से, ठीक है, फिर उसके बाद बेसिमर कन्वर्टर से, और इलेक्ट्रिक फर्नेस। ठीक है, रॉट आयरन में आप क्या करते हो, इसकी थोड़ी सी वापस से स्मेल्टिंग करते हो, हैमरिंग करते हो, वापस से रीहीट करते हो इस पिग आयरन को। ये सारी चीजें पिग आयरन में हो रही है। पिग आयरन की स्मेल्टिंग करते हो, हैमरिंग करते हो, रीहीट करते हो, और रोलिंग करते हो, तब जाके आपका ये रॉट आयरन मिलता है। यही पिग आयरन को अगर किसी सैंड मोल्ड में डालते हैं, जिसको अपन क्यूपला बोलते हैं, सैंड मोल्ड में डालते हैं और कोई शेप देते हैं पर्टिकुलर, तो उससे जो आपको आयरन मिलता है उसको अपन बोलते हैं कास्ट आयरन। इसकी हार्डनेस इन दोनों आयरन के कंटेंट से कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। हार्डनेस काफी ज्यादा होती है क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट काफी ज्यादा होता है। स्टील वगैरह जो भी होता है, इसमें मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उनको कम किया जाता है। दूसरे जो है, अगर आपको स्टील को मजबूत बनाया जाता है तो उसके लिए अलॉइंग की जाती है और फिर वापस से रोलिंग की जाती है, तब जाके आपका ये स्टील होता है। जो अननेसेसरी होते हैं मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको रिमूव किया जाता है। अलॉइंग उनके साथ की जाएगी जिससे कि स्टील मजबूत हो और करोजन फ्री हो, इसलिए अपन स्टील के बर्तन यूज करते हैं, उसमें करोजन कम होता है। वही आप लोहे की कढ़ाई ले लो, उसमें करोजन ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मेलाचाइट
जो कि क्या होता है अभी भी COH होल ट्वाइस और डॉट CuSO4। इसको तो कॉपर पायराइड बोलते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लैंस, इसको बोलते हैं क्यूपराइट। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। ये आप प्रैक्टिस के साथ करते जाओगे तो और याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स पूछा है, स्टेटमेंट क्या पूछा है बेटा, फॉल्स। तो सी और CO2 तो मिलती है ना, मिलती तो है अपन को। कार्बन जो कि आपका एनोड का होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो किसमें चल जाती है, CO2 और CO2। ये O2 आपको प्राप्त होती है एनोड में Al2O3 से, और वही O2 कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO2 और CO बना देती है। इसलिए बार बार एनोड जो होती है वो अपन क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं टाइम के साथ साथ। ठीक है, दूसरा होता है Al2O3 is mixed with CF2 which lowers the melting point of the mixture and brings the conductivity। बिल्कुल सही, इसको अपन फ्लोर स्पार भी बोलते हैं। दोनों का काम ही होता है Na3AlF6 का और CF2 का कंडक्टिविटी को बढ़ा देना, जिससे कि आपको Al+3 क्या होए, फॉर्म्ड हो जाए अच्छे से। क्योंकि Al2O3 काफी ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसको कम करने के लिए अपन CF2 और Na3AlF6 को डालते हैं। Al+3 का आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा कैथोड में। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। Na3AlF6 सर्व एज ए इलेक्ट्रोलाइट, ना बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होता है Al2O3। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इन द आइसोलेशन ऑफ मेटल रिएक्शन प्रोसेस यूजुअली रिजल्ट इन। जो मेटल आपको प्राप्त होता है वो कहाँ से मिलता है जनरली, मेटल सल्फाइड से तो मिलता नहीं है, क्योंकि मेटल सल्फाइड की तो रोस्टिंग होती है, फिर मेटल ऑक्साइड होता है, फिर मेटल ऑक्साइड से मेटल मिलता है। सेम यही चीज मेटल कार्बोनेट के लिए, इसमें कैल्सिनेशन होता है, फिर मेटल ऑक्साइड बनता है, फिर मेटल बनता है। तो मेटेलिक ऑक्साइड से ही आपको क्या मिलेगा, मेटल। ऐसे ही मेटलिक हाइड्रोक्साइड, इसमें भी अपन कैल्सिनेशन करते हैं, रोस्टिंग, दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों से मेटल ऑक्साइड मिलेगा, फिर को मेटल मिलेगा। तो कुल मिला के मेटल हमेशा आइसोलेट कहां से होगा, मेटल ऑक्साइड से। कैलामाइन, कैलामाइन आपको और ध्यान होना चाहिए, ZnCO3, इसका मतलब जिंक का और है। क्वेश्चन नंबर 14, वापस से ये रिपीट हो गया, फ्रोथ फ्लोटेशन, वापस से वही कंसेप्ट, सल्फाइड और AIEEE 2004 में भी यही का ही सवाल आ गया, सेम टू सेम। तो सबसे आंसर गैलीना, पहले भी देख चुके हैं इस चीज को, बस एक ऑप्शन इन्होंने चेंज कर दिया, साइड्रेट, जैसे क्या होता है FeCO3। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गैलीना ही होगा क्योंकि वो PBS होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर बाय स्मेल्टिंग यूजिंग सिलिका एज एडिटिव। सिलिका एज एडिटिव मतलब ये आपका क्या है, फ्लक्स है। इसका मतलब इम्प्योरिटी क्या होगी, अगर फ्लक्स आपका बेसिक है तो इम्प्योरिटी क्या होगी, बेसिक होगी, जो कि क्या होगी FeO, है ना, और होती भी है। इसीलिए तो FeO को रिमूव करने के लिए अपन सिलिका डालते हैं, ताकि अपन को कॉपर जो मिले वो अच्छा खासा मिले। अब स्मेल्टिंग से जो कॉपर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग से जो कॉपर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर, खुरदरा कॉपर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि SO2 रिलीज होती है, इसलिए। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 नहीं है। ठीक है, द प्लॉट शोज वेरिएशन ऑफ -ln -ln एक तरीके से वही है डेल्टा G नॉट, क्योंकि डेल्टा G नॉट होता है -RT ln ठीक है, तो ये इल्लिगम डायग्राम दे रखा है दोनों रिएक्शन के लिए। इल्लिगम डायग्राम में बस आपको एक पॉइंट नोट करना है, जिससे सारे आंसर आपके निकल जाएंगे। जो नीचे होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा,
या ऐसा बोल सकते हो जिसका ग्राफ नीचे होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब ऊपर वाले का क्या होगा, रिडक्शन। तो अपन ऐसा करते हैं, सारे ऑप्शन में देखते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। पहला देखते हैं, टेम्परेचर अगर 1200 से ज्यादा होगा, मतलब 1200 से ज्यादा मतलब ये लाइन खींच दो आप। अब ये लाइन किसकी नीचे आ रही है, मेटल की आ रही है, तो मेटल यहाँ पे तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और कार्बन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो CO से क्या मिलेगी, C, इस वाले रीजन में। इसका मतलब कार्बन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। MO से M नहीं मिलेगा, M से MO मिलेगा, टेम्परेचर ग्रेटर देन 1200 में। ऐसा क्यों, ये नोट पॉइंट ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इस केस में ही डेल्टा जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, मतलब स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी, जिस समय इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगी, टेम्परेचर ग्रेटर देन 1200 में, कि मेटल का क्या होना, ऑक्सीडेशन, और कार्बन का क्या होना, रिडक्शन। एट T लेस देन 1200 केल्विन। ठीक है, अभी करेक्ट स्टेटमेंट देखना है अपन को, है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बन विल रिड्यूस नहीं, कार्बन का तो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, कार्बन क्या करेगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइज्ड करेगा। अगर यहाँ पे ऑक्सीडाइज लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। अपन को सही स्टेटमेंट चूज करना है। एट टेम्परेचर लेस देन 1200 केल्विन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इज अनफेवरेबल। 1200 केल्विन ये वाला टेम्परेचर है, इसका मतलब इससे कम टेम्परेचर, तो ये वाला हो गया इस लाइन में। अब आप सोचो नीचे कौन है, कार्बन, तो कार्बन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा इसमें, फेवरेबल, क्योंकि तभी तो स्पॉन्टेनियस होगा। और मेटल ऑक्साइड का क्या होगा, मेटल का क्या होगा, रिडक्शन, मेटल ऑक्साइड से M में जाएगा। तो ये वाला अनफेवरेबल लिख रखा है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, गलत। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इज फेवरेबल एट ऑल टेम्परेचर, नहीं, टेम्परेचर पे और जो भी मेटल है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका ऑक्सीडेशन फेवरेबल होगा कि उसका रिडक्शन फेवरेबल होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत। एट टेम्परेचर लेस देन 1200 रिएक्शन इज टेक प्लेस इज दिस, बिल्कुल सही। MO का क्या हो रहा है, रिडक्शन, मेटल का क्या हो रहा है, रिडक्शन, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। उस हिसाब से प्रोसेस आपका 4 ज्यादा सही करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारे क्या है, फॉल्स। लगातार रहने के लिए शुक्रिया। ठीक है, शुभ रात्रि, शुभ खैर। लाइक कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।